नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में चुनाव के कारण इस समय देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, आप जानते हैं। और विधानसभा चुनावों के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इस बार दोनों राज्यों में नरेंद्र मोदी उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसे वो अब तक चुनाव में नजर आते रहे हैं। पहले से ही चुनावी तैयारियां, जाकर लंबे लंबे भाषण देना और वहां लंबी लंबी ऐसी ऐसी बातें करना जिस पर कई बार लोगों को भी भरोसा नहीं होता है या भरोसा उठ जाता है। मोदी चुनावों के बीच ही अमेरिका भी चले गए, आपने देखा, और वहां मोदी मोदी के नारे लगवाकर गदगद हो गए। लेकिन इधर बीजेपी के लिए क्या चुनावों में जीत के नारे लग पाएंगे, यह सवाल बीजेपी को परेशान किए हुए है। असल में दोनों ही चुनावी राज्यों में इस बार बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। कल जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर की वोटिंग है, आप जानते हैं कल 25 तारीख है, 25 सितंबर। 26 सीटों के लिए कल जम्मू कश्मीर में वोटिंग है। और बीता हुआ जो कल है, उस दिन राहुल गांधी ने जम्मू और कश्मीर में 2 सभाएं की थी। और आने वाला जो कल है उसमें भी, यानी कल 25 तारीख को फिर से राहुल गांधी जम्मू पहुंच रहे हैं। राहुल की इन सभाओं से कांग्रेस में काफी जोश भर रहा है, क्योंकि वो रोजगार, विकास, शिक्षा, इन सब की बात कर रहे हैं। जबकि बीजेपी के दिग्गज प्रचार में केवल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों को कोसने में लगे हुए हैं, या फिर अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें धमकियां देने में लगे हैं। अब तो मायावती भी बाकायदा बीजेपी की तरह राहुल को ट्रोल कर रही हैं। आज ही उन्होंने फिर से आरक्षण के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं। मायावती ने ट्वीट कर, एक नहीं बल्कि 5-5, 6-6 ट्वीट उसमें लिखकर थ्रेड में उन्होंने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि राहुल गांधी के ऊपर वार करना अब उनकी मजबूरी हो गई है। और वो जिस ढंग के शब्द लिख रही हैं, जिस ढंग के सेंटेंसेस लिख रही हैं, वो किसी ट्रोल आर्मी से कम नजर नहीं आता है। लेकिन उससे पहले आइए जरा यह समझते हैं कि 2 दिनों में राहुल ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा को कैसे साध लिया है। जम्मू कश्मीर में राहुल ने जो कुछ कहा वो हमने आपको अपने पिछले न्यूज पॉइंट में बताया ही था। और कल जब हम न्यूज पॉइंट कर रहे थे श्रीनगर के लाल चौक से, उसमें आपने देखा। और कल फिर जम्मू जब जा रहे हैं राहुल गांधी और परसों हरियाणा में उनकी सभा होगी, तब बहुत सारी बातें और निकल के आएंगी। लेकिन उससे पहले आज राहुल गांधी के एक दांव से बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लग गया है। दरअसल बीजेपी की वादा खिलाफी और आम लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने की राजनीति पर आज राहुल गांधी ने बड़ा प्रहार किया है। राहुल ने एक वीडियो जारी कर बेरोजगारी के मसले पर बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो वीडियो जारी कर रहे हैं, उस वीडियो के मायने भी काफी हैं। बीजेपी परेशान है कि इस वीडियो का जवाब कैसे दें। आइए जरा उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आखिर किस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, जल्दी से पहले उस वीडियो का एक छोटे से पार्ट को, 10 मिनट का वीडियो है लेकिन छोटा सा पार्ट आपको दिखाऊंगा, बहुत बड़ा पार्ट नहीं। 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बाद में अलग से आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। देखिए एक छोटा सा पार्ट। तो आपको कैसा लगा कि ये अमेरिका गए? लगा तो बुरा, पर किया क्या जाए, चॉइस नहीं है यार। रोजगार तो है नहीं, रोजगार तो नहीं है ना, या कुछ काम ही नहीं था। मजबूरी में क्या करते सर, रात तो नींद नहीं आती थी। दोनों मियां भी मतलब रोते थे, बच्चे थे मगर सुनेंगे रोएंगे जी, क्या फायदा है। वहाँ में तो पता भी नहीं था जी। बेटे ने बताया लड़का है जी वहाँ, उसको मिल लिया, वो उन्हें बहुत हेल्प कर दी, बहुत हेल्प कर। तो आपको कैसा लगा? उसको तो बस सब याद करते हैं जी, सब रिश्तेदार याद करते हैं। उसके जाने के बाद मैं इतनी बीमार हो गई, मेरे 2 ऑपरेशन हो गए। उधर और रोता था, इधर मैं रोती थी हॉस्पिटल में। मम्मी आपका क्या हाल हो गया बेटा, क्या करे, कोई ले आने वाला भी, एक पापा है, किस किस को संभालेगा। घबराया होगा बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे परिवार से जाके मिलो, तो मैंने कहा ठीक है मैं आके मिलता हूँ। सर आप तो भगवान आ गया है। उन्होंने कहा, उनसे मैंने कहा है कि जो मैंने वहाँ देखा मैं आपको बताऊं, तो वहाँ पे मतलब ठीक है। सर हमें यहाँ तो गाँव का सरपंच भी कोई पूछ नहीं सकता है। और आप तो कहाँ से कहाँ मिलने के लिए आया जी? कोई एमएलए महाराज हमारे पास कभी आया जी, कोई दुख में सुख में, कोई और नहीं आया जी। ये बताओ जी, एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, 10,000 देता है सैलरी, कोई 12,000 देता है। उसमें बताओ 3 बच्चा की फीस भी है, पढ़ा, क्या खर्चा नहीं है जी। सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। हाँ जी, सब प्राइवेट। अस्पताल प्राइवेट हो रहा है, हाँ जी। कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो रही है, हाँ। जॉब प्राइवेट हो रही है, सब ऐसे बोलते हैं जी। अगर जी ये कार्ड बनवाते हैं, अभी फ्री में लिहाज होगा, किसी का जो किसी का नहीं होता, पूछते भी कौन जी। 10 साल लाइन में लगा रखे जी हरियाणा सरकार ने, 10 साल लाइन लगा रखी है जी। आज ये कर दो, आज वो बदल दो, आज ये कर दो, आज होता कि। नमस्कार, कैसे हो? मैंने कहा था मम्मी के पास जाऊंगा, आ गया। कैसे हो? इसके जो अब खुश लग रहा है।
वैसे तो ठीक हो जाता, ये जो खाने पीने की मशीन गई है ना, अंदर से ये सारी टूट गई। नहीं, ठीक हो जाएगा। मैं आपकी फैमिली से बात कर रहा था, कितना मतलब मुश्किल रहा है आपके लिए। हाँ, मेरे लिए तो भी मुश्किल है जी। हो जाओगे ठीक, कोई घबराना नहीं है। मेरी थिंकिंग है कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या सह रहे हो, क्या क्या मतलब आपको सहना पड़ रहा है, परिवारों को क्या, आपको क्या मुश्किल सहनी पड़ रही है, ये इसलिए मैं मतलब समझने आया हूँ। हरियाणा में सर 2014 से पहले खुशहाली थी, सारा कुछ ठीक ये था। सब हरियाणा से क्यों जा रहे हैं? हरियाणा में रोजगार तो नहीं है, कुछ नहीं रोजगार जी। 14 के बाद तो खत्म हो गया जी, 2014 के बाद खत्म हो गया रोजगार यहाँ, सब प्राइवेट कर दिए जी। अब आपकी सरकार आओगी जी, आपकी सरकार में तो सुन रहे थे, देख रहे थे दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में कहें तो बेरोजगारी के उस भयावह असर को दिखाया है जिस पर सत्तारूढ़ भाजपा बात ही नहीं करना चाहती है। अभी आप सुन रहे थे 2014 से पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। इस परिवार से जब राहुल गांधी मिल रहे थे तो उसी समय वीडियो कॉल करके उन लोगों से भी राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखा, मैंने कहा था, आपने कहा था कि मेरे परिवार से मिलिएगा, मैं यहां मिलने आया। और आखिर ये लोग वहां गए क्यों, अमेरिका क्यों गए? और ये जो वीडियो है, आप सोच रहे होंगे कहां का वीडियो, कब और क्यों दिखा रहा है। इसलिए हम दिखा रहे हैं दोस्तों यहां पर, क्योंकि अमेरिका गए थे राहुल गांधी और वहां पर जिन लोगों से, जिन युवाओं से राहुल गांधी ने मुलाकात की, उसमें से बहुत एक वर्ग ऐसा है जो हरियाणा का रहने वाला है। और उसी हरियाणा के इन लड़कों से मुलाकात कर राहुल गांधी ने जो बातें सुनी और वो ही बात यहां पेश कर रहे हैं। सबसे इस बातचीत का जो मेन अगर कहें पहलू, जो सेंटर पॉइंट क्या है, वो बेरोजगारी है। और सत्तारूढ़ दल भाजपा इससे दूर रहना चाहती है, भागती है, इस पर बात नहीं करती है। बल्कि पिछले 10 साल और या कहें तो 10 साल पहले हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा इसी मोदी सरकार ने, मोदी सरकार ने नहीं, मोदी जी ने किया था। और फिर उसके बाद अपने उस वादे पर कोई बात ही नहीं की। और बेरोजगारी इस बीच 45 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गई। मोदी अमेरिका में लाखों करोड़ों कमाने वाले प्रवासी भारतीयों से तो मिलते हैं, लेकिन उन्हें डंकी रूट से जाने वाले बेरोजगार नहीं दिखे। लेकिन राहुल गांधी ने देश के लोगों को यह तस्वीर आज दिखा दी। इसके साथ ही कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर हरियाणा में वो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था बनाएगी। देखिए, कांग्रेस के एक ट्वीट को आपके सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस इसी के जरिए यहां हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के युवाओं को क्या कहना चाहती है, क्या वादा कर रही है। साफ साफ कांग्रेस कह रही है कि 10 वर्षों में बीजेपी ने हरियाणा समेत देश भर के युवाओं के साथ अन्याय किया है। हालात यह है कि मजबूर युवा यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। यातनाओं की यात्रा, गौर फरमाइएगा दोस्तों, हालात ये हैं कि मजबूर युवा यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनते ही हरियाणा में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें युवाओं को सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा। और राहुल गांधी के वीडियो के बाद प्रियंका गांधी ने भी बेरोजगारी को भाजपा द्वारा फैलाई गई महामारी बताया है। क्या कुछ लिखा है प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में, वो भी देखिए। प्रियंका गांधी यहां साफ साफ लिख रही हैं कि हरियाणा में भाजपा ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई है कि होनहार युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। ये साफ यहां कह रही हैं। प्रदेश में कुल 4.5 लाख सरकारी पद हैं, जिनमें से 1,80,000 पद खाली पड़े हैं। भाजपा ने हरियाणा के युवाओं से भविष्य की सारी उम्मीदें छीनकर उनके साथ घोर अन्याय किया है। कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में 2 लाख पक्की भर्ती की जाएगी। साथ ही पलायन और परिवारों की बर्बादी रोकने के ठोस उपाय किए जाएंगे। हमारा संकल्प है कि हम युवाओं में व्याप्त निराशा को दूर करके हरियाणा को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। ये बात कह रही हैं प्रियंका गांधी। तो राहुल गांधी के वीडियो ने पूरे चुनावी खेल को पलट कर रख दिया है, ये बात यहां कह सकते हैं दोस्तों हम। जबकि कंगना रनौत जो हैं, अब चूंकि वो एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि नेता भी हैं, नेता वो सांसद हैं। तो कंगना रनौत जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को फिर से किसानों के जो कानून थे उस पर विचार करना चाहिए, जो सरकार है। यानी वो कह रही हैं कि कृषि कानून फिर से लाया जाए। आप जानते हैं कि कंगना रनौत जो हैं वो 3 कृषि कानून पर कितनी सारी बातें कर चुकी हैं पहले। अब बीजेपी के ही नेता बताएंगे कि कंगना के बयान के पीछे किसकी सोच काम कर रही है और क्या कंगना के बयान से बीजेपी भी सहमत है या नहीं है। इस चुनाव के वक्त जरा बीजेपी ये बता दे कि सचमुच बीजेपी या बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार ये चाहती है कि इस वक्त वो तीनों काले कानून, जो जिसको काले कृषि कानून कहते थे किसान, वो लाना चाहिए।
लेकिन चुनावों के पहले कृषि कानून की याद दिलाकर कंगना ने बीजेपी को फंसा दिया है, यह तय मानिए। वहीं आज युवाओं के मुद्दे को लगातार उठाने वाले युवा हल्ला बोल के संस्थापक बिहार के रहने वाले अनुपम कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हमारे इस चैनल पर अनुपम को आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, उनके साथ कई चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पहले भी युवा हल्ला बोल 25,000 से ज्यादा युवाओं के लिए काम इन्होंने किया है। अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं और कांग्रेस ज्वाइन करते वक्त अनुपम ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि न्याय के लिए नैतिक बल चाहिए। वो नैतिक बल आज की राजनीति में सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी के पास है, इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों, बिहार में भले ही अगले साल चुनाव हैं, लेकिन कांग्रेस अभी से मजबूत बिहार में दिखाई दे रही है, जिससे मोदी की टेंशन और बढ़ सकती है। वहीं अब जरा महाराष्ट्र की भी बात बता दूं, महाराष्ट्र में भी चुनावों की घड़ी अब करीब आती हुई, नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम के अब जल्द महाराष्ट्र जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही चुनाव आयोग ने झारखंड में, वहां झारखंड की विजिट पर चुनाव आयोग की जो टीम है वो थी, और उसके बाद वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तैयारियों का ब्यौरा दिया मीडिया के सामने। तो झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब यह लग रहा है कि झारखंड की तैयारियां लगभग पूरी हो रही हैं और महाराष्ट्र की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इधर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर मसले पर योगी सरकार जो है वो फंस रही है और अखिलेश यादव के सवाल लगातार सरकार की नीयत पर उठा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति लड्डू विवाद तो लगातार चल ही रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि का धर्मनिरपेक्षता को लेकर दिया गया बयान भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि उनके मुताबिक, यानी जो रवि साहब हैं, जो राज्यपाल है कर्नाटक तमिलनाडु के, उनके मुताबिक धर्मनिरपेक्षता विदेशी अवधारणा है और उसे भारत में लागू नहीं होना चाहिए। यह सरासर संविधान विरोधी है और बीजेपी संविधान के खिलाफ है। यह बात राज्यपाल ने भी साबित कर दिया, ये तय मानिए, जो बयान दे रहे हैं उस बयान के हिसाब से। दोस्तों, बहुत कुछ है समाचारों में, लेकिन इन सब के बीच 2 राज्यों में चुनाव, और उन चुनावों में एक चुनाव जिसका दूसरा पड़ाव यानी सेकेंड फेज कल है, जम्मू कश्मीर, जिसकी खबरें आप सुबह 9 बजे से लगातार हमारे चैनल पर देखेंगे। 9 बजे, सुबह 9 बजे से हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे जम्मू कश्मीर की 26 सीटों पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में कल राहुल गांधी, जम्मू में रहेंगे राहुल गांधी, और कल थे राहुल गांधी जहां हमारी टीम मौजूद थी और वहां से आपने लाइव देखा था। आज हम लोग लौट आए हैं श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के चुनावों का ब्यौरा लेकर, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां लेकर इस चर्चा में। और ऐसे भी आपने देखा, लाल चौक हो या डल झील हो, तमाम जगहों से आपने हम सबको लाइव देखा भी है और इसी कार्यक्रम को लेकर हम आते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ, क्या राहुल गांधी अब जब फिर से जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, हरियाणा में कूद चुके हैं कह सकते हैं, क्या राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है? 2 दिन में राहुल ने कैसे बदल दिया है चुनावी गणित को? जी हां, 2 दिन में राहुल गांधी ने कैसे बदल दिया है चुनावी गणित को, यह समझते हैं इस चर्चा में। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं, राहुल गांधी हरियाणा नहीं जा रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे कि हरियाणा क्यों नहीं जा रहे हैं, अब चुनाव समीप है, करीब है और बगल में हरियाणा है, हरियाणा जाते हैं तो अमित के माता जी से, परिवार से मिलते हैं, जिसका वीडियो अभी आप लोग देख रहे थे, लेकिन चुनावी सभा में नहीं जाते हैं। आज चुनावी सभा में गए बिना राहुल गांधी ने जो वीडियो बम डाला है, विस्फोट, बिल्कुल वो चुनावी विस्फोट से कम नहीं है, बिल्कुल धराशायी हो गए नरेंद्र मोदी, ऐसा माना जाए। नरेंद्र मोदी भी अमेरिका में हैं, मोदी मोदी के नारे लगवा रहे हैं, राहुल गांधी बिना राहुल के नारे लगवाए हुए जो प्रचार कर बैठे, इसका कितना असर पड़ने जा रहा है, जरा यहीं से शुरुआत करें शकील जी। देखिए, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और राहुल ने उसी मुद्दे को उठाया है। बाकी और बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो अलग है। लेकिन अगर कोई एक मुद्दा है जिस पे हरियाणा में सबसे ज्यादा बात हो रही है, वो है युवाओं की निराशा। हरियाणा का युवा जो है, इससे पहले कभी इतना निराश नहीं दिखा। वो फौज में जाता था, दूसरी फोर्सेस में जाता था, खेती करता था,
और तमाम तरह के काम करता था, बिजनेस करता था। मगर वहां पे पिछले 10 साल में सारे उद्योग धंधे नौकरी सब बंद हो गया है। तो राहुल इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं और राहुल ने वहां जाके जिससे मिलके आए थे लड़के से, वो अमेरिका में उसके परिवार से मिलके एक अच्छा मैसेज दिया है। और राहुल चुनावी सभाओं में भी वहां जाएंगे, चुनाव का प्रचार भी करेंगे। देखिए हरियाणा में स्थिति क्या है कि आज भी कांग्रेस का वहां अपर हैंड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब वहां पे किस तरह से चुनाव का मैनेजमेंट होगा, खड़गे जी जा रहे थे, वो कल नहीं गए, खड़गे जी भी जाएंगे, सारे लोगों के दौरे लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स वहां पे आई थी, हालांकि उसको काफी हद तक कांग्रेस ने निपटा लिया है। गुटबाजी कांग्रेस की एक ऐसी समस्या है जो हर वक्त ठीक उस मौके पे खड़ी हो जाती है जब कांग्रेस को लगता है कि वो कोई अच्छी जीत हासिल करने जा रही है। इस वक्त हरियाणा की जनता जो है वो कांग्रेस को जिताना चाह रही है और सच्चाई ये है कि वो कांग्रेस को जिताना भी नहीं चाह रही, वो बीजेपी से मुक्ति चाह रही है। 10 साल में बीजेपी ने वहां की पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह तोड़ दिया है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि उनके अपने नेता किसी भी तरह काम में नहीं आ रहे हैं और वो कांग्रेस के नेताओं से सारी उम्मीद लगाए बैठे हैं। शैलजा को आज खट्टर जी बर्थडे विश कर रहे थे, इससे पहले कभी नहीं किया, हर साल आता है बर्थडे तो, लेकिन वो बर्थडे विश कर रहे थे। तो ये सारी चीजें अभी बहुत दिनों तक उनके दिमाग में थी कि कुछ ऐसा करके वो तोड़ लेंगे, क्योंकि किरण चौधरी ने ठीक टाइम पे जिस तरह से पाला बदला था उससे उनकी उम्मीदें बढ़ गई थी। मगर अब स्थितियां सारी नियंत्रण में आ गई हैं और हरियाणा में अब कोई प्रॉब्लम जो है वहां कांग्रेस के लिए दिखती नहीं है और बीजेपी के लिए वहां पे एक बहुत बड़ी मुश्किल है। दूसरा इंपॉर्टेंट चुनाव है कश्मीर का। ये कश्मीर में वाकई जो चुनाव है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। वहां पे जम्मू में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, कहीं कहीं एनसीपी है जो ताकतवर है जिसके लिए कांग्रेस ने सीटें छोड़ी हैं। अब जम्मू में कांग्रेस कितनी सीटों पर जो है बीजेपी को रोक पाती है, इसी पे वहां का सारा जो सीन है वो डिपेंड करता है। क्योंकि कश्मीर के अंदर जो है वहां पे जिस तरह से बीजेपी ने इंजीनियर रशीद की बेल करवा के उनको छुड़वाया है और जो एक बेन पार्टी है जमात इस्लामी उसके लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, वो एक बहुत ही खतरनाक खेल है। वो एक अलग मुद्दा है कि खतरनाक खेल का देश पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन मोदी जी उसको खेल रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि इस चुनाव में मोदी जी देश के नेता की तरह व्यवहार करेंगे, जैसा वाजपेयी जी ने किया था 2002 में, बाकी और सारे प्रधानमंत्रियों ने किया। जो जम्मू कश्मीर का सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव माना जाता है, सबसे अच्छा, वो 1977 का था। तब भी गैर कांग्रेसी सरकार थी मोरारजी देसाई की। तो बहुत सारी कहानियां हैं कश्मीर को लेके। खैर, तो वो एक चुनाव था। उसके बाद जो है फिर 2002 का चुनाव भी अच्छा हुआ और ये चुनाव जो 10 साल बाद वहां पे हो रहा है, इसमें अभी भी वक्त है कि अगर मोदी जी ये समझे कि जैसा कि मनमोहन सिंह ने कहा था, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई जीते कोई हारे फर्क नहीं पड़ता, वहां हिंदुस्तान को जीतना चाहिए। देखिए आज भी कश्मीर वहां गड़ाए बैठा हुआ है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान का चुनाव नहीं है। पूरा अंतरराष्ट्रीय प्रेस, जो डिप्लोमेट्स हैं, सब कश्मीर के चुनाव को देखते हैं। तो वहां पे फ्री एंड फेयर चुनाव हो। और इस तरह की जो बातें करी हैं कि उन्होंने इंजीनियर रशीद को अपने चुनाव में, अब देखिए कितने आश्चर्य की बात है और ये कश्मीर में सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में उन्हें बेल नहीं मिली, उन्हें जमानत नहीं दी और अब जमानत दे दी उन्हें। और जो वहां पे कहा जा रहा है, सब लोग एक ही स्वर में एक ही बात कर रहे हैं कि अगर इनका ये दांव कामयाब हो गया और इंजीनियर रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ सीटों पे रोक दिया तो बीजेपी जो खेल चाहती थी वही होगा। बीजेपी चाहती है कि मैं कुछ सीटें जम्मू से लेके आऊं और कुछ सीटें इंजीनियर रशीद के माध्यम से मुझे मिल जाएं। आप देखिए कि इंजीनियर रशीद को उन्होंने आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के जो कानून है यूएपीए, उसके अंतर्गत बंद किया है। यूएपीए में बहुत ही खतरनाक कानून है और उनके लिए
अपने प्रिय गुलाम नबी आजाद को दांव पे लगा दिया, आजाद को बाहर कर दिया। अब वहां पे बीजेपी का खेल कश्मीर में कौन खेल रहा है? एक इंजीनियर रशीद और दूसरे जमाते इस्लामी। वो जमाते इस्लामी जिसको लेकर सारे लोकतांत्रिक ताकतें कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी चाहने वाले लोग हमेशा लड़ते रहे कि वो जमाते इस्लामी हर चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करती थी। तो अब खेल वहां पे भी काफी बदला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जगह, चाहे हरियाणा हो और चाहे जम्मू और कश्मीर हो, कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत अच्छी तरह से मुकाबला कर रहा है और जनता जो है इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि उसके हित में जो है वो क्या है। जी बिल्कुल, जनता समझ रही है कि हित में क्या है उनके लिए। और दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं राहुल गांधी बच्चे के साथ खेलते हुए। राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरें खूब आ रही हैं, ये इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी के पास जल्दी से, उनसे भी समझूं कि कैसे देखते हैं 2 दिनों में कैसे बदल गया है पूरा का पूरा चुनावी गणित, और उसमें राहुल गांधी का आज का वीडियो कितना मायने रखता है। हरियाणा राहुल गांधी अब कल नहीं बल्कि परसों जाएंगे, लेकिन अभी तक राहुल गांधी चुनावी सभा के लिए हरियाणा नहीं गए इस चुनाव में, और उससे पहले हरियाणा पर पैनी निगाह। दूसरे फेज का मतदान कल होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और उसके एक दिन पहले यानी चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है उस वक्त पहुंचते हैं राहुल गांधी श्रीनगर में, उससे पहले पुंछ में। कल श्रीनगर में हमारी टीम थी और वहां से हमने राहुल गांधी की उस सभा को लाइव भी किया था। लोगों के रिएक्शंस भी आप लोगों ने देखे हमारे इसी चैनल पे। लेकिन राहुल गांधी जब 1-2 सभाएं ही कर रहे हैं, लेकिन जो पैगाम देने की कोशिश, क्या ये एक अलग तरह की राजनीति चल रही है राहुल गांधी की, ये माना जाए प्रोफेसर रविकांत जी, जिससे पार पाना नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले वक्त में और भी मुश्किल होगा? कितने नारे लगवाएंगे मोदी मोदी के? नारों में अब क्या दम बचा है अगर राहुल गांधी के इस वीडियो को देखा जाए तो, जो हम लोग अभी देख रहे थे? प्रोफेसर रविकांत जी। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, मोदी मोदी के नारे लगाने वाले लोग अभी भी बचे हुए हैं और वो मोदी जी के साथ रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। उनकी संख्या अब बेहद कम हो गई है लेकिन रहेंगे, तो वो एक चलता रहेगा। लेकिन भारत की जो राजनीति है वो अब राहुल गांधी सेंट्रिक हो चुकी है, और ये बात हम लोग लोकसभा चुनाव में ही देख रहे थे। राहुल गांधी सोशल मीडिया से लेकर के और गोदी मीडिया तक पर, इस समय जरा आप उस मीडिया को देख लीजिए कि जहां हर रोज राहुल गांधी पर चर्चा हो रही है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि वो छाती पर पत्थर रख करके बहस कर रहे हैं क्योंकि उनको टीआरपी बढ़ाना है। लोगों ने मोदी जी को देखना बंद कर दिया है और राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए मजबूरी उनकी है कि वो राहुल गांधी को दिखाएं। आलम यह है इस वक्त का कि मोदी जी हरियाणा में एक सभा करने के लिए गए थे कुरुक्षेत्र में, और वही कुरुक्षेत्र जहां धर्म और अधर्म के युद्ध की बात हम लोग करते हैं महाभारत के जरिए, वहां मोदी जी को 5000 की भीड़ नहीं मिली, तो मोदी जी निकल लिए धीरे से। अब वो जलवा बिखेर रहे हैं इस समय अमेरिका में, और ये वही भीड़ है जो पिछले सालों में भी रही है, लेकिन कोई नयापन नहीं है। जैसे इस बार राहुल गांधी गए थे तो जो स्वागत आपको दिख रहा था, जो संवाद दिख रहा था, जो संभाषण राहुल गांधी के हो रहे थे, वो पूरे देश को नहीं पूरे दुनिया को स्वाभाविक लग रहे थे। यहां तो सब कुछ आर्टिफिशियल होता है। वो मोदी मोदी के नारे भी और फोटोग्राफी भी, और राहुल गांधी के अलावा आप मोदी जी से उम्मीद करें कि वो किसी अमित मान से मिलेंगे जो बेरोजगारी का दंश झेलते हुए उस यातना के चलते वहां पहुंचा हो और यातना झेल रहा हो? ऐसे किसी से नहीं मिलते। वो उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो खुद भी दिन में 3 बार कपड़े बदलते हो, उन्हें वही लोग पसंद हैं। उन्हें ये गरीब लोग, रिक्शा वाला, उन्हें चेतराम मोची, उन्हें वो
मिथुन, नाई, ये सब पसंद नहीं आते मोदी जी को। मोदी जी बस कहते भर हैं कि वो ओबीसी हैं, और उसकी भी कलई खोल दी है राहुल गांधी। तो इस समय जब भारत की राजनीति राहुल गांधी सेंट्रिक हो चुकी है और इस देश के करोड़ों लोग हर मिनट पर राहुल गांधी को देखना, सुनना चाहते हैं, राहुल गांधी के प्रति विश्वास से भरे हुए हैं, और उन्हें मालूम है कि नरेंद्र मोदी का मतलब जुमला, नरेंद्र मोदी का मतलब झूठ, और राजनीति में जो हो रहा है कि नफरत और हिंसा। अब इस तरह की राजनीति से लोगों ने तौबा कर लिया है। हरियाणा में राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में 4 रैलियां करने जा रहे हैं राजीव जी, जो मुझे जानकारी है। बिल्कुल। और उन 4 रैलियों में आप पूरा हरियाणा का माहौल देखेंगे। पहले ही चुनाव कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हुआ है। बीजेपी के पास 10 साल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो बता सके कि ये मेरी उपलब्धि है। बीजेपी के पास केवल और केवल ये है कि कुमारी शैलजा नाराज हैं तो उनको बीजेपी ज्वाइन करा दो। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधियों के, उसमें मायावती भी आ गई, आज 3-4 ट्वीट उन्होंने किए, वो राहुल गांधी को रोकेंगे। बीजेपी में अब हिम्मत नहीं बची है। अब मोदी का काम मायावती करने जा रही, लेकिन क्या यह संभव है? दलितों को मायावती ने पिछले 10 साल से छोड़ा हुआ है। वो कभी किसी संघर्ष में साथ खड़ी हुई? हाथरस में कौन था जो पुलिस वालों के धक्के खा रहा था? वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थे जी। संविधान को बचाने के लिए कौन खड़ा है? चेतराम मोची के पास जाकर के उनके दर्द को, दुख को कौन महसूस कर रहा है, कौन गले लगा रहा है? मायावती की राजनीति अब खत्म होने की कगार पर है। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीद तब थी जब वो इंडिया अलायंस के साथ आ जाती। हम लोग बराबर बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद एक बड़ा उनके पास मौका था कि वो इस सरकार को बदल भी सकती थी और उन्हें कोई बड़ा ओहदा भी मिल सकता था। दलितों की जो उम्मीद उनसे लगी थी वो भी पूरी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसीलिए आप देखेगा कि इस समय दलितों का जो रुझान है जी, अति पिछड़ों का जो रुझान है, अल्पसंख्यक समाज का जो रुझान है, वो राहुल गांधी की तरफ है। और यही उनको भी साल रहा है, यही दर्द उनको भी दे रहा है कि अगर ये दलित कांग्रेस में शिफ्ट कर गया फिर से, तो जहां 90 के दशक में कांशीराम जी उस दलित को निकाल करके ले आए थे, ये अगर फिर से कांग्रेस में शिफ्ट हो गया तो बीएसपी की राजनीति कितनी बचेगी? ये सबसे बड़ी चिंता है। और वो लगी हुई है राहुल गांधी को रोकने के लिए, और झूठ के आधार पर जी। मैं आलोचना इसलिए कर रहा हूं कि अगर बात सही होती तो मैं उनके साथ खड़ा होता, लेकिन जब राहुल गांधी ने वो बात कही नहीं और बाबा साहब के प्रपौत्र ने बहुत स्पष्ट कर दिया, राजरत्न अंबेडकर ने, कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला ही नहीं है। जो बोला वो तो हम भी चाहते हैं कि इस देश से आरक्षण खत्म हो, असमानता खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए, शोषण खत्म हो जाए, तो आरक्षण की जरूरत कहां रहेगी? प्रोफेसर साहब 1 मिनट लेना चाहूंगा, कुछ सेकंड। बाबा साहब के प्रपौत्र ने बोला हो ना बोला हो, लेकिन राहुल गांधी ने खुद अपने उस वीडियो को जारी करके बता दिया है कि देख लीजिए इस वीडियो में मैंने बोला क्या था। बात यह है कि अगर मायावती जी भी ट्रोल आर्मी की तरह ट्रोलिंग करने लगे तो फिर वो राजनीति छोड़ के यही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज की तारीख में कमाई अच्छी हो जाती है ऐसे ट्रोल आर्मियों की, 2-2 रुपए में बहुत, आजकल शायद रेट भी सुना है बढ़ गया है, तो क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा हो गई है, उनके काम धंधे जो हैं वो चौपट हो गए हैं। उस हिसाब से भी ये कहना चाहूँगा कि मायावती जी उन लोगों की भाषा लिख रही हैं और इसके पीछे का कारण आप समझते हैं। मुझे ये लगता है कि ज़्यादा समय हम लोगों को मायावती जी पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका जनाधार भी अब उतना नहीं रहा। अगर जनाधार रहता तो कम से कम कुछ विधायक चुन के आ जाते और कुछ सांसद चुन के आ जाते, तो और बेहतर ये होगा कि देश की राजनीति में आज के इस राजनीतिक फलक पे जो लोग हैं उस पर चर्चा करें।
और ऐसे लोगों को समय देकर उन पर चर्चा करके कहीं ना कहीं हम अपना समय, अपने दर्शकों का समय और साथ साथ उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एक मेरा ये सब मिशन है, इसलिए मैं कह रहा था, क्योंकि राहुल गांधी इस चीज़ को आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमने भी देखा सुना, तमाम लोग देख रहे हैं। उसके बाद अगर आलू और सोना वाली स्थिति आज भी करने की आप कोशिश करें तो माफी चाहूंगा, वो समय अब नहीं रहा। प्रोफेसर साहब। नहीं, एकदम आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीति भी एक्सपोज होनी चाहिए और ये ट्वीट कौन लिख रहा है और कौन लिखवा रहा है, ये भी खास करके उनके समर्थकों के आंखों में और दिमाग में जानी चाहिए कि कहां से हो रहा है ये सब। राहुल गांधी इस समय जो उम्मीद पैदा कर रहे हैं, जो लोगों के दुख दर्द, रोजगार की बात कर रहे हैं, जो लगभग 10 साल से बंद हो चुकी है, लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की बात हो रही है, जिसकी कोई चिंता नहीं है किसी को। तो वो जो परिस्थितियां हैं आज के तारीख में, वो चाहे कश्मीर में हो या हरियाणा में हो, हरियाणा में तो लगभग चुनाव मुझे लगता है कि डिसाइड हो चुका है, लेकिन वहां जो गठबंधन है उनके जरिए, जैसे कश्मीर में अभी अख्तर साहब ने बताया कि वहां पे क्या खेल हो रहा है, तो वैसे ही यहां दो गठबंधन और एक पार्टी वो जो खेल कर रहे हैं कि कुछ वोट कम किए जाएं, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसके जरिए, तो कांग्रेस का कुछ नुकसान होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जाने के बाद जो 4 उनकी बड़ी रैलियां होनी है, उसके बाद हरियाणा में, और कुमारी शैलजा तो आ ही गई हैं, वो भी अब चुनाव प्रचार में सक्रिय हो रही हैं। तो जहां पे जैसे वो मुहावरा है ना कि बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए, बीजेपी तो उस चक्कर में थी कि कुमारी शैलजा रूठ जाए, लेकिन वो नहीं रूठी। अब बीजेपी क्या करेगी, हरियाणा में कौन सा उसके पास एजेंडा है जिसके जरिए चुनाव प्रचार करेगी। और राहुल गांधी के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कुछ बीजेपी के लिए बच रहा है, और मोदी जी तो पहले ही अपने आप को बचा रहे हैं। अब वो ठीकरा मोहन भागवत के सिर पर फोड़ना चाहते हैं या अमित शाह के सिर पर फोड़ना चाहते हैं, और नहीं है तो जेपी नड्डा तो है ही अभी वो ठीकरा फोड़ने के लिए। ये आज के चुनावी परिस्थितियां हैं राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चुनावी परिस्थितियां, लेकिन इन चुनावी परिस्थितियों में राहुल गांधी 2 दिन में उन्होंने कैसे बदल दिया है। क्या राहुल गांधी का ने पिछले 2 दिन और आज का, यानी कल का दिन और आज का दिन, इससे चुनावी गणित को बदल दिया है। 2 राज्यों में चुनाव हैं और यह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ राहुल गांधी सेंट्रिक, बल्कि इस देश की सियासत में कैसे बहुत बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं। आने वाले समय में भी वो बदलाव होगा। हमारे साथी शकील अख्तर जी बता रहे थे, इंजीनियर रशीद की बात कर रहे थे। हम लोग अभी देख के 4 दिन रह करके आए जम्मू कश्मीर। इंजीनियर रशीद के ही एक नुमाइंदे, उनकी ही पार्टी से एक कैंडिडेट का इंटरव्यू भी मैंने लगभग 50 मिनट का लिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और इंजीनियर रशीद कितने बड़े फैक्टर हैं ये यहाँ अब मायने नहीं रखता। जैसे हरियाणा का हाल है वैसे ही जम्मू कश्मीर का हाल है, ये कह दूँ, बता दूँ आप लोगों को। और बीजेपी अपना काम कर रही है, वो हरियाणा में भी कर रही है, वो छत्तीसगढ़ में भी करती रही पहले, और वो हर जगह करती है, वैसे ही वहां भी कर रही है, जम्मू कश्मीर में भी कर रही है। लेकिन राहुल गांधी, जरा आऊंगा प्रशांत टंडन जी आपके पास, उनसे आपसे पहले, राहुल गांधी जब अमेरिका, अभी जो वीडियो जारी किया उन्होंने, उस वीडियो के एक दूसरे पार्ट को, जरा छोटा सा पार्ट दिखाना चाहता हूं, अपनी टीम से कहूंगा कि जरा उस पार्ट को दिखाइए जहां अमेरिका में वो हैं और हरियाणा के लोगों से, जो युवा हैं, उनसे मिल रहे हैं। राहुल गांधी आज से 15 दिन पहले हरियाणा गए थे और आज वो वीडियो जारी तब कर रहे हैं जब वो अब हरियाणा का चुनाव बिल्कुल सामने है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वहां, परसों शाम को कहूं तो, नारे लगवा रहे थे मोदी मोदी के। जरा देख लीजिए उस वीडियो को, फिर प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। स्पेशल चूरमा बना रहे हैं आप? हाँ, देख रहा हूँ। सब हरियाणा के हो? जी, मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, एक नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। सब बेरोजगार। अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है सर। सही डिसीजन। पिछले दशक में हालात ऐसे हो गए
जो अपना अच्छे से काम कर रहा था ना, महंगाई इतनी हो गई है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा और आमदनी बिल्कुल कम हो गई है। माँ बाप सब घर में वही है? माँ बाप बच्चे। जब आप वहाँ से गए तो उनको तो डर लगा होगा कि क्या कर रहा है? कौन चाहेगा कि अपने बच्चों से दूर रहे? सिचुएशन बड़ी टफ होती है, क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं बच्चा हूँ और मेरे लिए मेरे बच्चे। खुश तो हम अपने देश में अपने लोगों के बीच में होते हैं हमेशा ही। जितने बच्चों से आप बात करोगे, अभी अपार्टमेंट्स में देखोगे, आप फील करोगे कि ये रहते कैसे हैं। 15-15, 20-20 बच्चे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में। आप जाओगे तो बैग रखने की जगह नहीं है अपार्टमेंट्स पे। वो सब पैसे इकट्ठे करके अपनी फैमिली को भेजते हैं ताकि हमारी फैमिली सरवाइव कर सके। तो उसके बाद हमारे भाई साहब, उनकी हेल्प से हमने इनके पास रहे हम, जब तक हमारे पास काम नहीं था। इन्होंने काम अरेंज कराया, काम किया, जो कि $10 $11 के हिसाब से हमने एज ए लेबर काम किया। इन्होंने हमारा केस, जो हमें वकील को प्रेफर किया और उन्होंने केस सबमिट किया। उसके बाद हमें 6 से 8 महीने के लगभग वर्क परमिट मिलता है। लगभग 1 साल हमने वो काम किया, उसके बाद वर्क परमिट मिला। अच्छा, आप हरियाणा से अमेरिका आ गए, हरियाणा से आप हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में नहीं जाने को सोचा? हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। और जब आप वहाँ से निकलते हैं तो फिर कहता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है। करता है कि क्या पता हमें एंट्री ना मिले। कोशिश करता है बेहतर रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया तो मेंटली आप तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा। सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा? तो सुन रहे थे आप यहाँ पर सीधा सीधा एक वार्तालाप हरियाणा के जो युवा अमेरिका में रह रहे हैं उनके साथ राहुल गांधी मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, वीडियो भी है और आज शेयर करते हैं। प्रशांत जी, मौका भी दस्तूर भी, और उसके बाद यहाँ उधर जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक चुनाव का माहौल, इस चुनावी माहौल में टेंशन क्यों दिए जा रहे हैं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को? राजीव जी, राहुल गांधी केवल राजनीति कर नहीं रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। राहुल गांधी वोटर को एजुकेट भी कर रहे हैं कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए, आप भविष्य में कैसी सरकार किन मुद्दों के आधार पर बनाएं। और इसके उल्टा मोदी जी क्या करते हैं? आप मोदी जी की राजनीति को गौर से देखिए। एक तरफ वो अपने आप को लगातार एक अवतार भगवान की तरफ घोषणा करने के बाद उसको सही तब्दील करने में या सही साबित करने में लगे हुए। जैसे एक महिला का वीडियो आया और वो रोते हुए कह रही है कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने मोदी जी को छू लिया। अमेरिका की यात्रा के एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से लोकप्रिय है। तो ये मोदी जी की राजनीति क्या है? वो लोगों के डर और समाज की कुरीतियां, अंधविश्वास, इनको इनकैश करते, इनको भुनाते, इनको वोटर में तब्दील करते हैं। राहुल गांधी एक रिस्की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत ही खतरा है उसमें। और रिस्क ये है कि वो वोटर को पहले एजुकेट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आप हमको क्यों वोट दो। और ये काम लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। और हरियाणा से आने वाले तमाम इंडिपेंडेंट वीडियो, वहाँ जो रिपोर्टर्स गए हुए हैं उनके मार्फत, या कभी हम लोगों की बात होती तो उससे ये लग रहा है कि हरियाणा में राहुल गांधी ये करने में कामयाब हो गए। भारत जोड़ो यात्रा में भी ये दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी दिखाई दे रहा है कि तमाम सारे लोग अब वो बातें, मतलब एक महिला का मैं वीडियो देख रहा था, वो एमएड है, और वो कह रही है कि हरियाणा में पहलवान, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये आवश्यक मुद्दे हैं। तो बहुत सारे लोग जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो युवा हैं, जो अग्निवीर की तैयारी करने वाले युवा हैं, तमाम सारे लोग अब राहुल गांधी से कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, जो आपने कहा कि वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स अब चलेगी नहीं, और बड़ा एक रोचक फेज में भारत की पॉलिटिक्स है। मैं अगर राहुल गांधी का वीडियो पे थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि जो ये वीडियो है राहुल गांधी का, इससे आप देखिए कितने लोग हरियाणा में कनेक्ट हो जाएंगे। ये नए तरीके का प्रचार है। हम लोग भी बात कर रहे थे कि राहुल गांधी हरियाणा गए नहीं, कोई रैलियां नहीं की। वो रैलियों का इफेक्ट कितना होता है और इसका कितना होता है, ये हम चुनाव के नतीजे के बाद देखेंगे। जी,
एक छोटी सी बात मायावती जी पे कर दूं क्योंकि आपने संदर्भ में रखा था उसको। जी देखिए, ट्विटर, मायावती जी का जो मतदाता है वो ट्विटर पे नहीं है, और ट्विटर पे अगर मतदाता होता तो मायावती जी के पास सांसद और विधायक भी होते अच्छी खासी तादाद में। तो वो ट्विटर की राजनीति से जो है वो कुछ भला होता नहीं है। अब दूसरी बात जो जम्मू कश्मीर की बात है, बड़ी कॉन्ट्रास्ट, मतलब एक दूसरे का बिल्कुल विरोधाभासी राजनीति हो रही है। मुसलमानों को आरक्षण देने वाले और हज हाउस बनाने वाले चंद्रबाबू नायडू अब पूरी तरीके से तिरुपति के लड्डू के सहारे हिंदुत्व की राजनीति में चले गए। अब वो वहां से वापस नहीं आएंगे, वो चले गए वहां पे। नीतीश कुमार भी उस तरह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मोदी साहब जम्मू कश्मीर के चुनाव में मुसलमानों पे आश्रित है। मुस्लिम वोट कैसे लाया जाए, ईद मुहर्रम की बातें हो रही है अमित शाह के द्वारा। 5 वहां पे राजीव जी बी टीम है जिसकी अभी चर्चा शकील जी कर रहे थे। आप देखिए, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन, ये पूर्व अतिवादी व्यक्ति हैं, नेता हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं वो पुराने। उसके बाद अपनी पार्टी अल्ताफ हुसैन, ये भी बी पार्टी है, और ये सब चरमपंथी लोग हैं। उसके बाद आप देखिए कि जम्मू कश्मीर आवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद, जिनकी चर्चा अभी शकील जी कर रहे थे। इंजीनियर रशीद के बारे में हम लोगों ने ग्राउंड में पता किया। इंजीनियर रशीद जवान जब तक जेल में थे तो उनका ग्लैमर था, उनका सपोर्ट था, उनको लोग चाह रहे थे। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद और जिस उसकी टाइमिंग है उससे उनकी कलई खुल गई। और दूसरा कि उनकी पार्टी से तमाम जो प्रतिबंधित है जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में, उसके तमाम एक्टिव लोग उनके पार्टी कैंडिडेट हैं। राजीव जी जम्मू कश्मीर, शक्ति जी तो बहुत रहे हैं, मैं भी हाल फिलहाल काफ़ी गया हूँ। जमात इस्लामी का वो नेटवर्क वहाँ है नहीं। अब जम्मू कश्मीर का आवाम अपने तमाम समस्याओं का हल भारत के संवैधानिक डेमोक्रेसी के अंतर्गत देख रहा है। उसको इन पार्टियों से अब वो कतराता है। थोड़ा सा वहाँ पे डर जरूर है कि आप कहीं भी इंटरव्यू लें, वो विजुअल डिस्टेंस में एक सुरक्षा बल का व्यक्ति तैनात आपको दिखाई दे जाएगा, कैमरे के फ्रेम में वो आ ही जाएगा। इस वजह से वहाँ डर है, लोग बोलते नहीं है खुल के। लेकिन जब आप उससे हट के बात करेंगे, कैमरा हटा के बात करेंगे, तो लोग बड़े इत्मीनान से अपने दिल की बात कहते हैं। और लोगों का अब जो यकीन है वो भारत की डेमोक्रेसी के साथ जुड़ने पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वैली में और कांग्रेस को वो रेस्ट ऑफ इंडिया से एक ब्रिज के तौर पे देख रहे हैं। तो जो बी टीम है, इत्तेहाद पार्टी है, आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, ये 5 बी टीम के साथ बीजेपी वहाँ पे कोशिश कर रही है कि मुस्लिम वोट कितना काट सके। तमाम इंडिपेंडेंट खड़े किए गए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये योजना बड़ी कामयाब होगी। पर कल भी मैंने लाल चौक से कहा था कि जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर वोट ट्रांसफ़र नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस का होता है आपस में, तो बीजेपी जम्मू रीजन से 25 से 15-16 पे भी आ सकती है। और वहीं से उनका जो स्टेक है वहाँ की राजनीति में, जो सत्ता पाने की कोशिश है, वो कहानी वहाँ से खत्म हो जाती है। दूसरा पीडीपी की स्थिति बहुत कमज़ोर है, लोकसभा में भी कमज़ोर हो गई थी, वो रिवाइव नहीं कर पाई। इसलिए महबूबा मुफ्ती पीछे हट के अपनी बेटी को उन्होंने इंतजार को आगे किया है, लेकिन वो काफ़ी उसमें समय निकल गया। तो जम्मू कश्मीर से जो यहाँ पे कल वोट है 26 सीटों पर, वहाँ पे भी मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत कल के वोटिंग पैटर्न का चल जाएगा।
कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। देखिए पिछले फर्स्ट फेज में वहाँ पे 61% पोलिंग हुई थी जी, लगभग इतनी ही या इससे ज़्यादा कल भी हो सकती है। और इसी से अंदाज लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब क्या चाह रहे हैं। वो बाइकआउट के कॉल खत्म हो गए। अगर बाइकआउट का कॉल नहीं असर कर रहा है, बाइकआउट किसी ने किया नहीं है, तो आप ये मानिए कि इंजीनियर रशीद की पार्टी में जो चेहरा छुपा के जमात इस्लामी के लोग हैं, अब उनका असर समाज में है नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव का बहिष्कार, इसका कॉल नहीं है, यानी कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए या करें, ये किसी ने नहीं कहा है। चुनाव में बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर के लोग हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हम लोग कल भी लाल चौक से कह रहे थे, श्रीनगर से, कि ये जो चुनाव है ये 370 पर मुहर लगाने वाला चुनाव है। इसमें अगर बीजेपी जीतती है, यानी बीजेपी आगे रहती है, चाहे वो जम्मू रीजन में हो या दूसरी जगह हो, और सरकार बना पाती है, तो शायद 370 पर मुहर लग जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? वहां की जनता इसका जवाब अभी से देने लगी है। और कल जब दूसरे फेज का मतदान होगा, फिर तीसरे फेज का मतदान, तब तक और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन कल जब इधर मतदान, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जम्मू रीजन में गरजते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी ने 2 दिनों में देश की सियासत से लेकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा की सियासत को कैसे बदल दिया है, चुनावी गणित को कैसे बदल दिया है, ये हम समझ रहे हैं। साथ साथ देश भर में जो दूसरी गतिविधियां हैं उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, उस पर भी चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे अभी चर्चा मायावती की हो रही थी, चर्चा जो है वो दूसरे और भी नेताओं की होती है। महाराष्ट्र में, झारखंड में क्या होने जा रहा है, इन सब की चर्चा हम कर रहे हैं। जरा आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। बहुत देर से माफी चाहूंगा, आपको बहुत लंबा वक्त रुकना पड़ा और इंतजार करना पड़ा कहूं तो। थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं कि कैसे आप देखते हैं सियासत को और उसमें चुनाव। राहुल गांधी ने जो वीडियो आज जारी किया है उस पर आपके विचार, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से लेकर यहां हरियाणा तक बीजेपी की जो रणनीतियां हैं उस पर भी थोड़ा आप चाहूंगा कि फोकस करें, इसलिए क्योंकि बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में आगे रही, माहिर रही, लेकिन अब वो क्यों पिछड़ती नजर आ रही है। और ये बात सिर्फ अभी विधानसभा के लिए नहीं है, ये बात लोकसभा चुनाव में भी है। लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का पीछा करते हुए नजर आ रहे थे। धड़ाधड़ सभाएं होती थी, आप याद कीजिए। और अभी यहां पर तो पीछा करने की तो बात नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर यह भी आ रही है, जो आज दिन से सुनने में आ रहा है, कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन हो, इसके लिए एक नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और वो नाम है संजय जोशी का। अब इसमें कितना दम है कितना नहीं, ये आप लोग बताएंगे, लेकिन संजय जोशी का बीजेपी अध्यक्ष बनना नरेंद्र मोदी के लिए क्या होगा, इसका अंदाजा लगाइएगा। अनिल सिन्हा जी, बहुत नजदीक से सब कुछ जानते हैं आप। ये देखिए क्या है कि एक तो समझिए कि लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो अब इसके पास नहीं, नैरेटिव जिसको आप कहते हैं वो बीजेपी के पास रह नहीं गई है। और कोई इनोवेशन जो आप में ये था, पहले स्ट्रेटजिस्ट बहुत हैं, बहुत ही बढ़िया रणनीति बनाते हैं, ये पता चल गया कि अब रिपीट कर रहे हैं। ये एक समय में नया था। दूसरा है क्या कि कोर जो उनकी पॉलिटिक्स का है, वो जो रणनीति जिसको आप कहते हैं, उसका ये है मैनिपुलेशन, उसमें कंटेंट नहीं है। अब कोई नया होप नहीं जनरेट कर पा रहे हैं और अपने को दोहरा रहे हैं लगातार और वही बात बराबर कर रहे हैं। अब हरियाणा में क्यों लोग वोट देंगे इनको, इसके लिए कोई उनके पास लॉजिक नहीं है। और वो मैनिपुलेशन का है क्या कि बी टीम खोज रहे हैं। अब देखिए कि कितना कम दोनों इलेक्शंस में जो उनके जो स्ट्रेटजी है कश्मीर से लेके हरियाणा में, वो है कि पहले एक तो बी टीम बनाओ, दूसरा उसके बाद चुनाव आयोग का उपयोग करो, पैसे का इस्तेमाल जम के करो, और उसके बाद गोदी मीडिया के सहारे एक माहौल बनाने की कोशिश करो, जो कि मतलब वो भी उसमें भी कोई नई बात रहे। अब बार बार जैसे अमित शाह जैसे हैं, हमको लग रहा है क्या कि मैं तो मान रहा हूँ कि मोदी धीरे धीरे मोदी जी हट रहे हैं पब्लिक स्पेस से। अपने को जिस तरह का कारपेट बॉम्बिंग करते थे वो इलेक्शंस में, इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। और अमित शाह बराबर देख मतलब अपने को हम वो भी उनको लग रहा है, मतलब ये भी बीजेपी में एक भावना मुझको लग रहा है क्या कि फैल चुकी है कि मोदी जी को के लिए अब मतलब उनका स्पेस अब खाली होने वाला है और वो उनकी कोई जगह लेने के लिए तो एक सक्सेशन की पॉलिटिक्स जो है वो भी चालू है। अब उसमें सब अपने को कोशिश कर रहे हैं डालने का। तो बीजेपी की इन फाइटिंग का भी इस पे
असर दिख रहा है, जो हरियाणा में भी उसका असर दिख रहा है, क्योंकि कोई लीडरशिप न स्टेट लेवल पर इमर्ज कर पा रही है। मोहन खट्टर को उन्होंने हटाया और उसके बाद सैनी उनकी जगह नहीं ले पा रहे हैं, बाकी लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। तो एक तो बीजेपी की अंदरूनी हालत बहुत ही खराब है। संजय जोशी को अगर बना दिया, मतलब एक पहले इस पर चर्चा कर ले थोड़ी 2 लाइन कि संजय जोशी को अगर उन्होंने बना दिया तो इसका मतलब है कि आरएसएस ने तय कर लिया है कि अब सक्सेशन का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब ये मोदी कैंप अपना सक्सेसर डिसाइड नहीं कर पाएगी, ये तय कर दिया है। क्योंकि संजय जोशी और उनके मोदी जी के संबंध, या जो पूरी तरह से उनके साथ संजय जोशी को जिस तरह से आउट किया गया, वो सारा सब कुछ आपको मालूम है। तो एक तो वहाँ है मामला। तो एक मोदी जी कई फ्रंट पर मतलब घिर गए हैं। अब राहुल गांधी का चैलेंज है। राहुल गांधी देखिए कैंपेन सही कहा प्रशांत जी ने, वो वोट नहीं मांग, मतलब वोट कलेक्ट करने का काम नहीं कर रहे हैं, ये भी एक कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट कर रहे हैं। कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड है कि करुणा पे आधारित राजनीति, लोगों के साथ संवाद पे आधारित राजनीति, और जो इशू है वो इशू भी इस तरह नहीं उठाते कि देखिए बेरोजगारी में हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। एक कॉन्क्रीट प्रपोजल लेकर के, जैसे प्रियंका गांधी ने वो सप्लीमेंट किया उनके इस बात को, बेरोजगारी की बात को, कि भाई हम इतने पद खाली हैं और हम इतना देंगे। तो एक जो लंबा चौड़ा डींग हाँकने वाला जो की पॉलिटिक्स है, उसके जगह थोड़ा लो प्रोफाइल कॉन्क्रीट आपको एश्योरेंस का मुद्दा लेकर के, तो ये फर्क नजर आ रहा है। दूसरा एक सिंसियरिटी देखिए, लोग ये नहीं है, मतलब लोगों को समझ में आता है, ये जो प्रेम की जो मोहब्बत की भाषा है उसको लोग समझते हैं। राहुल गांधी जेन्युइनली लगते हैं कंसर्न जब वो कोई करते हैं, और लेकिन ये जरूर है कि रणनीति के रूप में जरूर उनको कहना पड़ेगा कि मीडिया का इस्तेमाल, हम लोग को कैसा लगता था कि कांग्रेस नहीं कर पा रही है सोशल मीडिया, गोदी मीडिया का इस्तेमाल, मतलब मीडिया का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कांग्रेस को तो आता ही नहीं है कैंपेन करने के लिए। अब ये जो आपने देखा, ये जो कैंपेन, ये कई 10 रैली भी जो कर लीजिए आप, वो 10 रैली का असर होने वाला नहीं है। ये जो रैली अभी जो हो गई, ये समझिए कि बिना किसी रैली के रैली जो करने का, ये है ताकत। तो मुझको लग रहा है कि बीजेपी कहीं से एक स्ट्रेटजी नहीं, मतलब काउंटर नहीं कर पा रही है चैलेंज को राहुल गांधी के, और दूसरा कोई नया ब्रांडिंग का एक नया कोई फार्मूला नहीं तय कर पा रही है। और आप देखेंगे कि उनके प्रवक्ता वगैरह या जो गोदी मीडिया में उनके चैनल सपोर्टर्स हैं को बहुत, अब तो लो लेवल का बहुत सारा डिबेट्स आपको नजर आएगा कई चैनल्स पे, जो बेसिर पैर का किस्से कहानी सुनाने लगते हैं, वो भी है। लेकिन दूसरा है क्या कि जो कॉम्पीट करना चाहता है इनसे, मोदी जी से विद इन द बीजेपी, जैसे योगी है, वो भी चले गए पीछे, और वो भी अपने को रिपीट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पोलराइज हो यूपी और उसका कुछ असर कहीं और हो। तो वो भी कोई अल्टरनेटिव नहीं दे। मुझको लग रहा है कि पहली बार बीजेपी, मतलब हमको लग रहा है कि 20 मतलब इसके बाद से जो राम मंदिर के आंदोलन, मतलब बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद से बीजेपी की लकवा मार स्थिति जो है, जो मतलब पैरालिसिस, एक तरह से आप कहेंगे पॉलिटिकल पैरालिसिस, उसकी स्थिति से पहली बार गुजर रही है, जहां न लीडर उनका चल पा रहा है, न उनके पास कोई लैंग्वेज है नया, न उनका सांगठनिक कुछ क्लिक कर पा रहा है। अब वो खाली सिर्फ इसी पर डिपेंड कर रहे हैं कि जो मैनिपुलेशन है, जैसे शैलजा को ले आओ, उसके बाद इसको करो, वो भी कितना, मुझको लग रहा है कि आप देखिए ना, उनके यहाँ कितना विद्रोह हुआ हरियाणा में ही, और कांग्रेस में टिकट बंटने और इतनी चर्चा, पूरा मीडिया लगा हुआ था, इसके बाद भी जो ये है एक्सोडस जिसको आप कहते हैं, जो पलायन है, उसकी संख्या कितनी कम है और कितना मतलब कमजोर किस्म का हुआ है। तो ये आपको लग रहा है। दूसरा कि अब अभी देखिए कोशिश, अब ये जो मायावती पर एक लाइन कहूंगा, मायावती क्यों वो ट्वीट, सच में उनका वोटर्स वो नहीं है ट्विटर पे, लेकिन वो कर रही है क्या कि उनको ये बताना है कि भाई हम आपके लिए, देखिए किस हद तक आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब मायावती जैसी नेता का ये हाल हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोगों को भी लगता था उनकी पॉलिटिक्स, उनके वर्किंग स्टाइल, ये सबसे असहमत रहते हुए भी कई बार लगता था कि एक पोटेंशियल
बहुत पावरफुल नेता है, महिला है, दलित है और जो मतलब जोश वाली मतलब ताकत वाली महिला है। वो जो है ये एक बहुत बिग लॉस में, मैं नहीं मानता कि उनका जो पराभव है वो कोई इसको सेलिब्रेट करने का है। ये एक बहुत बड़ा मतलब दुखद घटना है जो इंडियन पॉलिटिक्स की, जो मोदी जी अमित शाह ने जो पॉलिटिक्स की, इसमें कई ऐसे लोग अगर गिने जाएंगे जिनको उन्होंने खत्म कर दिया, उनके करियर को, उनकी पॉलिटिक्स को। उसमें ये होगा मतलब मायावती का नाम मुझको लगता है पहला ही होना चाहिए। तो ये बहुत ही मतलब दुखद स्थिति है, लेकिन इसके लिए यही जिम्मेदार है। अब अभी भी उनको वक्त है कि अगर उसको चेंज करें तो उनका रिवाइव हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मायावती जी के लिए भी जो बात आप यहाँ रख रहे हैं, अगर रिवाइव चाहती हैं मायावती जी तो अपने राजनीति को बदलना होगा उनको, शायद गलत दिशा में चली गई हैं, ये उनके लोग कहते हैं, वही आप तक हम पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमारी समीक्षा भी वही है और जो हम लोग देख रहे हैं और जो मायावती जी कर रही हैं। खैर, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात कि देश में जो सियासी गतिविधियाँ चल रही हैं उसमें राहुल गांधी का रोल, और कैसे चुनावी गणित को राहुल गांधी ने एक, और जैसे अभी बता भी रहे थे कि अनिल जी की एक नहीं बल्कि 10-10 रैलियों के बराबर ये जो आज वीडियो जारी किया है राहुल गांधी ने, ये 10 रैलियों के बराबर ये वीडियो, और खासकर हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा ही नहीं, अमेरिका में अगर आप बात कर रहे हैं तो अमेरिका से आप सिर्फ हरियाणा को संबोधित नहीं करते हैं, टारगेट नहीं करते, आप अमेरिका से हिंदुस्तान को टारगेट करते हैं। और वैसे में वो युवा जो है वो भले हरियाणा के हैं, लेकिन यही हालात जो हैं हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी हैं। और ये बात क्योंकि राहुल गांधी जब ये पूछते हैं कि आपने भारत के दूसरे राज्य में जाने की नहीं सोची, आपने सोचा कि अगर यहां नौकरी नहीं मिल रही है तो दूसरे राज्य में चले जाएं, तो उन्होंने क्या कहा, वो जवाब आपने सुन लिया। भारत के दूसरे राज्यों में भी वही स्थिति है और इसीलिए इनको अमेरिका जाना पड़ रहा है। अमेरिका गए, वहां जो कुछ हो रहा है, जैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कोई भी चाहता है कि घर में रहें, अच्छे से रहें और अच्छे से जीवन यापन करें। कोई विदेश जाकर और इस ढंग से कष्टों में क्यों रहना चाहेगा। राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए हरियाणा बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर, उनके गलत या फर्जी दावों पर। जुमला इसलिए क्योंकि ये फर्जी या जुमला ऐसे या गलत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात ऑलरेडी उनकी पार्टी की तरफ से ही कही गई है, 15 लाख रुपए की बात हो या रोजगार की बात हो। चलिए जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं और इन सब के बीच जरा राहुल गांधी की रणनीतियों पर आपके भी विचार सुनना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि 2 दिन में क्या कुछ बदल गया है। राजीव जी, 2 दिन में इतना बदल गया है कि मायावती जी को हमला करना पड़ रहा है और मायावती जी के ट्वीट को अमित मालवीय को रिपोस्ट करना पड़ रहा है। अमित मालवीय ने आज मायावती जी के पोस्ट को रिट्वीट किया है, तो अब ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कौन किसकी बी टीम में, इतना बदल गया है। तो इससे ज्यादा और अच्छे दिन क्या आएंगे राजीव जी। तो राहुल गांधी ने ये खुल करके ला दिया कि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। इधर राजीव जी जो मोदी जी गए अमेरिका में और वहां जाकर उन्होंने जिस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगवाए, और वो सवाल आपने भी पूछा, ये सवाल बिल्कुल मौजूद है कि आखिर प्रधानमंत्री को डंकी रास्ते से गए हुए लोग क्यों नहीं मिलते हैं जब इंडियन डायस्पोरा से बात करते हैं। क्या ये लोग मोदी मोदी के नारे नहीं लगाते हैं जो डंकी के रास्ते से गए हुए हैं। और राजीव जी, ये सिर्फ हरियाणा के कुछ लोग राहुल गांधी को नहीं मिले, पूरे हरियाणा में डंकी का एक बहुत बड़ा रैकेट है जो डंकी के रास्ते लोग जाते हैं और परेशानियां को झेलते हुए जाते हैं। यानी बेरोजगारी जो है वो कितनी ज्यादा है इसको देखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। तो हम भी जब गए थे वहाँ हरियाणा राजीव जी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, हमको भी बहुत से लोग मिले और उनका भी सबका कहना यही था जो वहां से लोग कह रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों नहीं करते, तो यही कहा गया कि भाई अपना काम भी करें, तो अपना काम करें तो करें क्या अपना काम भी, क्या कौन सा ऐसा अपना काम है जिसके जरिए अपना जो है पेट पाला जा सके। यानी कि जो पकौड़े तलने की बात मोदी जी करते हैं कि वो स्वरोजगार है, वो पकौड़े भी खरीदेगा कौन। अगर पकौड़े भी तलने लग जाएगा तो पकौड़े खरीदेगा कौन। तो ये संकट जो है इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर अवैध रास्ते अपना कर जा रहे हैं, अपना जमीन बेच कर जा रहे हैं, ये देखने में आ रहा है। तो राहुल गांधी ने राजीव जी इसके जरिए सिर्फ हरियाणा को ही संबोधित नहीं किया है, बल्कि जो नारे दिए जा रहे थे अच्छे दिन आ गए हैं और बहुत विश्वगुरु बन गए हैं, तो सारे अच्छे दिन और विश्वगुरु की भी पोल खोल दी है। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जब आए अमेरिका से लौटकर सबसे पहले करनाल के घोगरीपुर गांव गए, अमित के परिजनों से मिले और जो वहाँ के आस पड़ोस के जो
लड़के गए हुए हैं, इस तरीके से उनके भी 5-6 लोगों के परिजन पूरी सभाएं थे, उनके साथ मुलाकात की। तो यानी उन्होंने हरियाणा को भी संबोधित किया और आज ये वीडियो जारी करके उन्होंने एक तरीके से कहा जाए पूरे हरियाणा को भी संबोधित किया है, और बिना चुनाव में गए हुए और बिना कोई राजनीति किए हुए सबसे बड़ी राजनीति राहुल गांधी ने कर दी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति ना करने की राजनीति से नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा परेशान दिखाई पड़ते होंगे। बिल्कुल, राजनीति की बात चल रही है। राहुल गांधी की 2 दिनों में की गई या जो भी हो रहा है, वो जो राजनीति चल रही है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, साथ साथ आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, राहुल गांधी की राजनीति, रणनीति, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं, देश की सियासत पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा और भी समझना चाहता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। ये हरियाणा में कुमारी शैलजा के बारे में भी आप बता भी रहे थे, थोड़ा सा और बताइए कि अभी तक बीजेपी के लिए एक बात यहाँ जो प्लस दिखाई देती रही, यही कि कुमारी शैलजा नाराज निराश होकर बैठ गई हैं और बैठी रहें चुनाव तक, या वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब वो भी नहीं रहा, तो फिर इसके बाद क्या अब कांग्रेस की तरफ से जरा समझूं कि उसकी रणनीतियां क्या हैं। राहुल गांधी कितनी सभाएं करने वाले हैं हरियाणा में, कांग्रेस की और भी अंदर खाने तैयारियां चल रही होंगी दूसरे राज्यों को लेकर भी, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए, राहुल की सभाएं शुरू हो रही है वहां पे परसों से। वो जो सबसे बड़ा वहां सवाल था कि राहुल जब वहां जाएंगे तो कौन कौन नेता किस इलाके में वो जाएंगे, किस इलाके के नेता उसमें शामिल होंगे, उसको जरा सुलझाना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि ये सही है कि शैलजा ने कह दिया कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और मैं चुनाव प्रचार में शामिल होंगी, मगर यह भी अपनी जगह सही है कि चीजें जो हैं अभी वहां पे थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। बिगड़ी इन द सेंस कि अभी भी तीनों के तीनों जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि हमने पहले भी यह कहा था कि ये दो तो जो है शैलजा और हरदीप सुरजेवाला महामंत्री हैं, अलग अलग राज्यों के इंचार्ज हैं। क्या इनके राज्य में कोई चुनाव होता और वहां कोई नेता ऐसा कहता तो ये क्या कहते? कहते चुनाव के बाद फैसला होगा, पहले जीत के लाइए, फिर हाईकमान से बात करेंगे। तो यहां पे भी यही बात होना चाहिए और इन लोगों को कम से कम जो है गोदी मीडिया में जाके बार बार यह नहीं कहना चाहिए कि जी इच्छा तो मेरी भी है। अरे भाई, इच्छा किसकी नहीं है? इच्छा तो सबकी है। दुष्यंत चौटाला की भी इच्छा है, लेकिन क्या दुष्यंत चौटाला बन पाएंगे वहां पे सीएम? इच्छा सबकी है वो बनने की। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि पहले आप कांग्रेस को जिता के तो लाइए। इसीलिए हम बार बार 2019 के चुनाव का जिक्र करते हैं। हरियाणा में 2019 का चुनाव भी कांग्रेस जीत रही थी वहां पे, और इसी गुटबाजी की वजह से वो हारे। खैर, अब वो स्थितियां करीब करीब निपट गई हैं, तो राहुल वहां जाएंगे, राहुल की वहां सभाएं होंगी, और अब जो है स्थिति वहां पे पहले भी काबू में थी, अब भी काबू में है। मगर जो 60 से ऊपर की बात हो रही थी उसको वापस लाने के लिए भी काफी टाइम है, 2 हफ्ते का टाइम है। राहुल गांधी को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और वो मेहनत ग्राउंड में चुनावी सभाओं की नहीं, वो मेहनत इसलिए कि इन नेताओं को जरा सख्त संदेश दे। देखिए, हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि वोट जो है कांग्रेस की नीतियों को मिलेगा, वहां पे राहुल गांधी के नाम पर मिलेगा। अभी आप बता रहे थे कि राहुल ने 2 दिन में चुनावी गणित बदल दिया, तो ये राहुल का नाम ही तो है जो जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है, जो हरियाणा में भी चल रहा है, जो अमेरिका में भी चला था, कि किसी नेता का नाम चल रहा है। तो अगर राहुल का नाम चल रहा है तो ये राहुल के नाम पे वोट मिलने वाला है, कांग्रेस की नीतियों के नाम पे वोट मिलने वाला है। जो बीजेपी की गलत नीतियां थी जिसकी वजह से हरियाणा बर्बाद हो गया, अभी पहलवान की बात हो रही थी, पहलवान को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कभी सोचा था किसी ने कि विनेश चुनाव लड़ेगी? उसका जो हाल कर दिया आपने, जिस तरह आपने उसको किनारे पे धकेल दिया, तो आज चुनाव के मैदान में उतरने को मजबूर हुई है वो। वहां पे अग्निवीर का मुद्दा इतना बड़ा है, हरियाणा का नौजवान का जीवन की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती थी फौज में भर्ती होना। माँ बाप की भी यही होती थी। ये जो जा रहे हैं डंकी रास्ते से, ये इसलिए जा रहे हैं कि फौज में भर्ती होने का कोई चांस ही नहीं बचा, और फौज के अलावा दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस में होते थे। दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली पुलिस में कौन लोग हैं? सारे हरियाणा के लोग हैं ना। सीआईएसएफ में कौन है? सीआरपी में कौन है? बीएसएफ में कौन है? तो सारी भर्तियां आपने रोक रखी हैं। रेलवे में भर्तियां आपने रोक रखी हैं। देखिए, नौकरी का जो सवाल है अभी जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। राहुल ने कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे,
सरकारी नौकरी कह रहे हैं वो। प्राइवेट नौकरी का तो जो बीजेपी का वायदा था वो वहां पे मजाक का विषय बन गया। जब वहां से इन्होंने 370 हटाई 2019 में, तो क्या कहा था कि बहुत सारी यहां पे बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, बड़ा बड़ा पैसा आएगा, यहां पे ये बनेगा वो बनेगा, सब बनाने को तैयार है। और आपको याद होगा कई महीनों तक ये कहानी चली थी। आज कश्मीर छोड़ दीजिए आप, जम्मू के अंदर एक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, कोई कंपनी नहीं आई है जी, कोई रोजगार नहीं है वहां पे। तो भाई बिना रोजगार दिए आप युवाओं को कैसे संतुष्ट कर पाओगे? युवा करे तो करे क्या? वो डंकी रास्ते से जा रहे हैं, उसका जो बड़ा असर है वो यही है कि डंकी रास्ते से जाने पे क्यों मजबूर होना पड़ा। वो सब पढ़े लिखे लड़के हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। उन्हें मालूम है कितनी परेशानियां होती हैं उस रास्ते में, कितनी बार पकड़े जाते हैं, जहाज डूबे भी हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन बहुत मजबूरी में गए हैं वो। इसके अलावा ये जो जा रहे हैं सारे के सारे कौन है? अनस्किल्ड यूथ। पहले पॉलिटेक्निक के माध्यम से जी, दूसरे और ट्रेड के माध्यम से लड़के लड़कियों को ट्रेंड किया जाता था। 1 साल के डिप्लोमा, 2 साल के डिप्लोमा, IIT होता था। तो अब वो सब के सब बंद हो गए हैं। अब आप देखते होंगे अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं कि मेडिकल में आपको हम बनाएंगे और इतनी फीस दीजिए और उसके बाद ये करिए, और कोई रोजगार नहीं मिलता। तमाम तरह के विज्ञापन अखबारों में भरे पड़े रहते हैं लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग देने के, लेकिन उसके बाद रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये रोजगार तो सबसे बड़ा सवाल है, और जम्मू कश्मीर में इसको गंभीरता से कांग्रेस को और एनसी को करना पड़ेगा। यहां हम याद दिला दें, देखिए कुछ बातें बताना बहुत जरूरी होती है। 1996 में 1 लाख सरकारी नौकरी केंद्र सरकार ने दी थी फारूक अब्दुल्ला को, और ये सब लिखी हुई बातें हमने बहुत लिखा है, इसके ऊपर बहुत लिखा है। 1 लाख नौकरियां, और हमने उसमें लिखा था है कि फारूक अब्दुल्ला ने 1 लाख नौकरी में से 1 नौकरी भी बिना पैसे के नहीं दी। नौकरी आप देते सिफारिश से देते, अपने विधायकों के कहने से देते, किसी और माध्यम से देते, लेकिन नौकरी जिस दिन भी रिश्वत से जाती है वो सरकार के लिए कभी अच्छी बात नहीं होती। ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। कश्मीर के बारे में ऐसे ही बड़ी ऐतिहासिक बातें हैं, वो सब अपने दर्शकों को बताया जाना जरूरी है, क्योंकि कश्मीर जो है बहुत ऐसा विषय है कि जिसको बारे में खुद शेख अब्दुल्ला कहते थे कि समझना मुश्किल है, फारूक अब्दुल्ला कहते थे जिसके बारे में। जब शेख अब्दुल्ला ने 1991 का पहला चुनाव लड़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, तो सारी की सारी सीटें उनकी अनअपोज्ड। तो लोगों ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो आप, कुछ 2-4 पे तो चुनाव करवा लो। तो वहां पे ये कहावत है, कहा जाता है कि बिजली के खंबे को भी अगर शेख अब्दुल्ला मैंडेट दे दे तो जीत जाता है। हुआ था ये 51 में हुआ, उसके बाद के चुनाव में हुआ। तो वो नहीं है, अभी तो नहीं है ना वो। अभी स्थितियां देखिए, अभी की स्थितियां जो हैं वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहां कुछ भावनात्मक इशू है जी, अभी देख के आ रहा हूं। शकील जी उस पर बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी आपसे जरा मैं कांग्रेस की नीतियों रणनीतियों पे बात कर रहा था। समय चूंकि कम है कश्मीर की बात, और चूंकि हम लोग ऑलरेडी 4 दिन देख के आ रहे हैं आज की स्थिति जो है, और उसमें आप चूंकि रहे हैं वहां पे, तो उन परिस्थितियों को भी समझेंगे। कल भी इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समय कम है इसलिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कश्मीर के हालात और उस पर पुरानी क्या स्थितियाँ थी, उनमें कौन सही कौन गलत, नौकरियाँ कौन पैसे लेके दिया कौन नहीं दे के लिया, और सिर्फ कश्मीर की बात नहीं, नौकरियां क्या बिहार में पैसे लेकर के या दूसरे राज्यों में या केंद्र सरकार में या और जगहों पे नहीं दी जाती हैं। इन सब पे एक बहुत बृहद चर्चा का विषय है, इस पे हम उतना नहीं आएंगे। लेकिन अभी चुनाव का वक्त, और चुनाव के वक्त में सियासी हालात, इन सब की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे भी समझूं कि देश के हालात पर 2 दिन में गणित, सियासी गणित की बात हम कर रहे हैं, चुनावी गणित को कैसे राहुल गांधी ने बदल दिया है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। यह समझना इसलिए जरूरी है यहां पर, और केंद्रित सेंट्रिक बात इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि यहां से देश की सियासत को समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप शकील जी जैसे बुद्धिजीवी लोग अगर बातों को रखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। जरा आपसे समझूं कि क्या यहां से जब राहुल गांधी 4-4 नहीं बल्कि शकील जी ने ही बताया कि 4-4 सभाएं राहुल गांधी की होंगी, 4 दिन लगातार आप देख सकते हैं राहुल गांधी को हरियाणा को लेकर हम लोग भी कह रहे थे कि जब कांग्रेस इतनी मजबूत दिखाई देती है तो राहुल गांधी जा क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस वीडियो के जरिए हरियाणा को साधा है और यहां से एक दूसरी रणनीति दिखाई दे रही है, उस रणनीति को जरा उसकी समीक्षा जरूरी है कि राहुल गांधी ने क्या इन रणनीतियों के तहत जिसमें वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उसके बाद भी जो काम कर रहे हैं, जिसमें उन तबकों से उन लोगों से मिल रहे हैं जो आपका वोट बैंक हो सकता है। मायावती जी का भी आप जिक्र कर रहे थे, मायावती जी के वोट बैंक कौन थे? अब कुछ लोग छिटक गए हैं, इसलिए ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे दर्शक साथी जितने भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो क्या राहुल गांधी ने एक उस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है जहां से आने वाले कई साल तक हम देखेंगे कि राहुल गांधी के साथ ऐसे वोटर्स का जो कनेक्शन है वो बरकरार रहेगा, जुड़ाव बरकरार रहेगा, जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं ये मील का पत्थर साबित होगा? राजीव जी, राहुल गांधी की जरूरत और राहुल गांधी की डिमांड इसलिए ज्यादा हो रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कुछ अंतर्विरोध है और हरियाणा के लोगों में भी जो हिचक है वो तभी दूर हो सकती है जब राहुल गांधी आए। वो लोग राहुल गांधी का कमिटमेंट चाहते हैं। हरियाणा के किसान हो, हरियाणा की महिलाएं हो, नौजवान हो, वो इस बात को जानते हैं कि अगर राहुल गांधी ने कह दिया तो वो बात कटेगी नहीं। ये कमिटमेंट जो है, ये जो विश्वास है, इसलिए राहुल गांधी का जाना वहां जरूरी था। और कल सुबह 4 रैलियां कल सुबह फिक्स हुई थी कि हरियाणा में 4 दिन राहुल गांधी रहेंगे। हरियाणा में करीब 20% दलित है, 20.17%, 17 सीटें वहां आरक्षित हैं। जो जाटव मतदाता है खास करके, और हरियाणा में भी उसकी आबादी सबसे ज्यादा है। कुमारी शैलजा भी वहीं से आती हैं और मायावती से लेकर के चंद्रशेखर तक उस समाज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है और ये मूल रूप से कांग्रेस का वोटर है। इसके अलावा सबसे बड़ी आबादी तो वहां ओबीसी की है, करीब 35% उसको माना जाता है। उस 35% ओबीसी में बीजेपी घात लगाना चाहती और इसलिए नायब सिंह सैनी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस पार्टी की जो ताकत है, जो सामाजिक समीकरण में, उसमें 20 से 22% वो जाट मतदाता है और उन्होंने सबसे ज्यादा टिकट भी शायद 28 टिकट जाट को दिए। शुरू में जिस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी शायद नाराज हैं, और नाराज होने की एक बड़ी वजह है जिसको हम लोग आकलन कर रहे थे कि राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, लेकिन ये जाट समाज को जो टिकट मिले हैं इतने ज्यादा, उसके वजह से राहुल गांधी कुछ नाराज है। लेकिन इस समय राहुल गांधी को लेकर के लोगों का कि वो भी बुला देंगे, लेकिन राहुल गांधी का कमिटमेंट होना चाहिए। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने बाद में इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें जाना चाहिए। आगे जो रैलियां होनी हैं, एक तो बीजेपी के पास है नहीं कुछ भी और विरोध बहुत ज्यादा है। जैसे जो संयुक्त किसान मोर्चा है जी, उसने तो बाकायदा कसम खाई है, शपथ ली है राजीव जी। मजदूर किसान यूनियन ने शपथ ली है कि भाजपा को सबक सिखाएंगे। अब बीजेपी वहां अपने सहारे नहीं है, निर्दलियों के सहारे है। उसकी कोशिश ये है कि एक तरफ तो जो गठबंधन कुछ खड़े हुए हैं ये लोग वोट काटे और निर्दलियों को थोड़ा वाकओवर दिया जाए। तो 10 से 15 अगर निर्दलीय चुनाव जीत करके आते हैं तो फिर चाणक्य नीति शुरू हो जाएगी, वो हम लोग जानते ही हैं।
कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को बस बहुमत ना मिले इसको रोकने की कवायद है, और इस पर पानी फेर दिया राहुल गांधी। बड़ा सुकून महसूस कर रहे होंगे उस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, अभी कोई सूचना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐन वक्त पर गच्चा दे दिया। आजकल राहुल गांधी भी खेलना सीखे हैं ना। राहुल गांधी, ये बात सही है कि वो थोड़ा सच्चाई और नैतिकता के साथ राजनीति करते हैं, सौहार्द की राजनीति करते हैं, और नफरत हिंसा के खिलाफ तो डट करके मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला जितना चालाकी के साथ राजनीति कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत खेलना आना चाहिए, वो जरूरी है। ऐन वक्त पर 4 रैलियां, तो जो लोग लगातार वही बिल्ली के भाग से छींका टूट जाएगा उस चक्कर में थे, उनके तो अरमानों पर पूरे तरीके से पानी फिर गया। और इसलिए मुझे लगता है कि अब हरियाणा के चुनाव में कुछ ऐसी अड़चन नहीं है। अगर कुछ बहुत ज्यादा कुछ ना हो जाए, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के भीतर के अंतर्विरोध बड़े पैमाने पर बाहर ना आ जाए, तो फिर मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती। और जो लोग ये वहां खास करके लोकल वहां के पत्रकार कह रहे थे कि मिनिमम 50 सीटें कांग्रेस पार्टी को वहां मिलते हुए दिख रही आसानी से, और वो 60 तक पहुंच सकती है। राहुल गांधी के 4 रैलियों के बाद वो 60 सीटें होंगी, ये मुझे लगता है वो आसान 60 सीटें होंगी। इसलिए अब वहां बहुत मुकाबला नहीं है, और इसीलिए मोदी जी ने मैदान छोड़ दिया है कि कम से कम ये ठीक रहा तो उनके सिर पर न फोड़े। जी राजीव जी एक इम्पॉर्टेंट बात जरा रिकन्फर्म करना चाहता हूँ शकील जी से, जो अभी आप कह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल ये है कि शायद ये राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को थोड़ा यहाँ दबाने की कोशिश में ऐसे बयान जारी किए गए हों। राहुल गांधी, क्या शकील जी राहुल गांधी नाराज इसलिए थे कि जाटों को ज्यादा टिकट दे दिया गया है? हरियाणा में तो जाट बहुसंख्यक हैं। क्या देने वाले तो खुद टिकट देने वाले तो खुद राहुल ही थे। इस बार तो राहुल जो है बैठे थे मीटिंग में, पिछली बार तो बैठे नहीं थे, राहुल खुद बैठे थे मीटिंग में। ये सब नहीं, देखिए बातें बहुत सारी होती हैं, और राजनीति में जो असलियत होती है वो नैरेटिव से बहुत ज्यादा अलग होती है। राहुल इन सब बातों से नाराज नहीं थे। राहुल स्थिति में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे थे कि ये किसी भी तरह से शैलजा और सुरजेवाला जो है इस टाइम पे जो बातें कर रहे हैं वो खत्म हो। देखिए अब वहां पे क्या है स्थिति की, हुडा जो है उनको सबसे ज्यादा टिकट मिली है, कोई दो राय नहीं है इसमें, मिली है उनको सबसे ज्यादा टिकट। और ये बात भी सही है कि उनका जनाधार भी सबसे ज्यादा है। तो राजनीति की जो सच्चाइयां हैं वो चाहे कोई भी हो उसे स्वीकार करना पड़ेगी, आप उसे अस्वीकार नहीं कर सकते कि सबसे ज्यादा जनाधार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो, और उनका आधार है वहां पे, तो उन्हें सीटें सबसे ज्यादा मिली है। और शैलजा को सीटें बहुत कम मिली हैं, और सुरजेवाला ने तो अपने एक बेटे की सीट ले ली है अपनी। तो लेकिन ये जो है इस टाइम पे ये करना कि अब मैं चुनाव प्रचार में 26 के बाद जाऊंगी, क्यों भाई, आज से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं, ये सब जो चीजें हैं ये जाहिर है कि राहुल को भी परेशान कर रही थी। राहुल को ये सब चीजें राजस्थान में भी राहुल को परेशान करी। अब राहुल का ये स्वभाव है, वो लिबरल है, वो इंदिरा गांधी की तरह सख्ती नहीं कर सकते हैं। हो सकता है किसी दिन उन्हें सख्ती करना पड़े, इंदिरा गांधी की तरह बताना पड़े, क्योंकि कांग्रेस की जो हालत है आपने देखा है कि पंजाब में हार गए, उत्तराखंड में हार गए, 3 राज्यों में, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ये सब हारने वाले नहीं थे। और 2019 में हरियाणा हारे, ये सब हारने वाले राज्य नहीं थे। ये सब सोचना पड़ेगा कांग्रेस को भी, राहुल को भी। भाई खड़गे जी ने अपनी 2 मीटिंगें कैंसिल करी ना कल की, नहीं गए वो जी। अब वहां पे तो गुटबाजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गुटबाजी कहां नहीं होती है, सब जगह होती है, सब जगह चलती है। वहां बीजेपी में भी है, हरियाणा में, वहां पे बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि साहब हम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बहुत सारे नेता कह रहे हैं बीजेपी के, हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन उस पर कंट्रोल करना पड़ता है। वो कंट्रोल अब राहुल कैसे करेंगे या खड़गे जी कैसे करेंगे, ये इनके ऊपर निर्भर करता है, और वो जरूरी है। लेकिन ये बात सही है कि आज हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, और इसको और बेहतर बनाई जा सकती है, और उसको बेहतर बनाने के लिए ही राहुल वहां पे जाएंगे।
मीटिंगें करेंगे, खड़गे जी के भी प्रोग्राम लग रहे हैं वहां, प्रियंका के भी प्रोग्राम लग रहे हैं वहां पे, सबके प्रोग्राम लग रहे हैं वहां पे, तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये जो गोदी मीडिया पे जा जाके ये लोग बाइट देते हैं, फुल इंटरव्यू, बाइट तो छोड़िए आप, फुल इंटरव्यू दे रहे हैं, एक 1-to-1 प्रोग्राम कर रहे हैं बड़े बड़े, ये इनको रोक देना चाहिए और कम से कम इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जी? उनको ये बात बताना चाहिए कि भैया मुख्यमंत्री बनने का फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा, विधायक करेंगे, आप जो एंकर साहब बैठे हुए हैं वो नहीं करेंगे और मैं खुद नहीं करूंगा, इसका ये छोड़ दीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये सवाल उठाने के लिए प्रोफेसर रविकांत जी का शुक्रिया कि कम से कम ये बात उन्होंने कही और उसको किस रूप में पेश किया जा रहा है समाज में, वो इसको यहाँ खोल कर रखना भी ज़रूरी है। और वही शकील अख्तर जी से समझना चाहता था कि क्या सचमुच ऐसा है। देखिए, बहुत सही कह रहे हैं शकील अख्तर जी कि कुमारी शैलजा जिस ढंग से काम कर रही थी उससे राहुल गांधी की नाराज़गी थी और राहुल गांधी ने शायद ये कहा होगा, मैं एक मुझसे आकर के ना मैं उस मीटिंग में बैठता हूँ ना मुझे कोई बताता है, आप लोगों से जो सुनता हूँ वही बोल रहा हूँ। मुझे भी ये लगता है कि शायद राहुल गांधी ने बोला होगा कि पहले आपसी मतभेद को मिटाइए तभी मैं जाऊँगा, बाकी तो मैं वो वीडियो बना करके अपना काम कर दूंगा। वो उन्होंने कर दिया है, शायद यही होगा और उन्होंने कर दिया है। बाकी आपको अगर मुझे लेके जाना है तो आपसी मतभेद मिटाइए। और कल आकर के कुमारी शैलजा मिलती हैं इनसे, खड़गे साहब से। ऐसा ही है ना शकील जी? जी जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, देखिए कितनी चीज़ें अलग अलग ढंग से होती है, इसीलिए यहाँ अगर हम 5 लोग 6 लोग बैठे हैं तो ऐसी बातें निकलनी चाहिए जिससे कम से कम जो मीडिया के गलियारे में, सियासी गलियारों में, मीडिया को अलग से मैं जोड़ रहा हूँ उसमें जो चर्चा होती है उससे पर्दा हटाया जा सके। राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे थे। लेकिन चलिए, टिकट के बंटवारे की बात कह रहे थे शकील जी की, टिकट तो बैठकर राहुल गांधी ने बांटा है, तय तो उन्होंने किया है और देखिए कहाँ से कहाँ बात पहुँचती है, इसलिए ज़रूरी है। लेकिन राहुल गांधी की रणनीति यहाँ आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग लगातार, और ये एक ऐसा समय है प्रशांत जी जब हम इस देश की सियासत को डेली बदलते देख रहे हैं, बहुत तेज गति से। हो सकता है कई लोगों को वो दिखाई देता हो, कई लोगों को दिखाई ना देता हो, लेकिन ये बहुत तेजी से बदलते हुए सियासत को देख रहे हैं प्रशांत जी। अनम्यूट कर लीजिए जी। ठीक है। जिस फैक्टर को सियासत बदलती है वो बदल रहा है, यानी समाज की प्राथमिकताएं बदलती हैं। आज से 5 साल 6 साल पहले, 10 साल पहले लोगों को नौकरियों की आवश्यकता नहीं थी, नौकरियां प्राथमिकता नहीं थी, उनके दिमाग में भावनात्मक मुद्दे आ गए थे। सबको लग रहा था कि राम मंदिर अयोध्या में बन जाएगा तो ये पूरा जो भारत है ये स्वर्ग बन जाएगा, नौकरियां तो उनके घर में आके लोग देंगे। नहीं हुआ, अयोध्या से भी हार गए। तो बहुत सारी बातें जो समाज की प्राथमिकताएं बदलती हैं। आप देखिए, मनमोहन सिंह के शासनकाल को आप याद कीजिए, उस समय के समाज को याद कीजिए। सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण कम हो रहा था क्योंकि बड़े बड़े सैलरीज पे प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियां मिल रही थी। 1 लाख की नौकरी छोड़ी, 15 दिन बाद उसको 1.5 लाख की नौकरी मिल गई। बेंगलोर में नौकरी करता था, नौकरी छोड़ी, मुंबई में मिल गई, मुंबई से वो अमेरिका चला गया। वो सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण कम हो रहा था। अब आप देखिए कि हर दूसरा व्यक्ति आपको सरकारी नौकरी के प्रति उसका रुझान दिखाई देता है, क्योंकि अब वो जॉब सिक्योरिटी चाहता है। उसको ये लग रहा है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तभी जो है बात बनी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा। आज है कल निकाल दिया, फिर कंपनी बंद हो गई, कंपनी घाटा हो गया। और ये बातें कोरोना के लॉकडाउन के बाद से बहुत बढ़ गई हैं, बहुत बुरी तरीके से। नोटबंदी और कोरोना का लॉकडाउन, इन दो ने बहुत समाज में जो है असुरक्षा पैदा की। ये सारे फैक्टर्स ने
राजनीति की प्राथमिकताएं बदली हैं। इसलिए राहुल गांधी का संदेश अब गंभीरता से लोग लेते हैं। राहुल गांधी पहले भी यही बातें करते थे जी। आज नहीं तो कर नहीं रहे। राहुल गांधी की बातों को अब यहाँ पे इसलिए गंभीरता से लेते हैं। और हरियाणा की जहां तक बात है, शकील जी ज्यादा जानते हैं शैलजा की राजनीति अंदर खाने क्या। जो मैं बाहर से देखता हूँ वो ये है राजीव जी कि जब कुमारी शैलजा ने देखा कि उनके चुनाव में प्रचार में जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले से बन चुकी दाल में वो छौंक लगाने आ गई हैं। और उन्होंने मीडिया में इंटरव्यूज दे दिए। अरे जितना देर उन्होंने गाड़ी में बैठी होंगी मीडिया के हाउस तक जाने के लिए, उतनी देर में हरियाणा पहुंच जाएंगी वो। कितना दूर है हरियाणा यहाँ से, दिल्ली से। और 26 तारीख से प्रचार क्यों करेंगी? इंटरव्यू तो आज आप दे रही, इंटरव्यू भी तब दे रही जब इसी गोदी मीडिया में हवा बह गई और बीजेपी के नेताओं ने उनको बुलाना शुरू कर दिया कि आप आ जाइए। उनको अपनी सफाई देने के लिए मीडिया में आना पड़ा। और इस तरीके के नेताओं को पार्टी का जो लीडरशिप है वो देखे, वो हमारा आपका काम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा आप सोचिए ना कि युद्ध हो रहा है और युद्ध में कोई लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि नहीं हमको तो अभी घूमने जाना नैनीताल। ये नहीं हो सकता ना। हरियाणा का चुनाव है, आप हरियाणा की सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पुरानी नेता हैं आप वहां की। नरसिम्हा राव के समय से आपकी राजनीति है, उसके बाद आप घर में बैठ गई। ये कहाँ से? ये तो कोई अनुशासन की है नहीं, ये कोई राजनीति नहीं है। ये कोई खेल थोड़ी ना है कि कोई बच्चे खेल रहे हैं कि जी हमने ये गोटी चल दी अब हम नहीं खेलेंगे। तो गंभीर मामला है। कल को मान लीजिए कि बीजेपी वहां आ जाती है, तब ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये कि तब तो ये इस तरीके की। दूसरी एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि अभी समय भी काफी है, हो गया है। कंगना रनावत राजनीति सीख गई है। ये बात तो मुझे अब समझ में आ गई है कि बीजेपी से प्रभावित बीजेपी के अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म लटका रखी है, तो उन्होंने तय कर लिया कि इनको हरियाणा में हम लटकाएंगे। तो उनके लगातार जो बयान कंगना रनावत के आ रहे हैं, वो लग रहा है कि बहुत नाराज है वो अपनी फिल्म को रोके जाने की वजह से। क्योंकि देखिए फिल्म की रिलीज का एक मैथमेटिक्स है, उसकी डायनेमिक्स है। फिल्म का रिलीज की जो डेट है उसकी मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च हो चुका होता है। शेड्यूल होता है कि कौन कौन सी दूसरी फिल्में रिलीज हो रही हैं, उसके साथ वो शेड्यूल होता है, वरना फिल्म बॉक्स ऑफिस में नहीं जाती है, पिट जाती है। वो शेड्यूल बिगड़ गया 2-3 बार उनकी फिल्म का, तो निश्चित तौर पे उन्होंने भी तय कर रखा है कि हम अब इनका भी शेड्यूल बिगाड़ेंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शेड्यूल बिगाड़ेंगे। चलिए खैर, यहाँ कंगना रनौत की राजनीति और उन पर क्या ही चर्चा की जाए। और अब उन्होंने ऐन चुनाव के वक्त तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने की डिमांड रख दी है। समझ सकते हैं आप जो जिस तरफ इशारा है प्रशांत जी जो कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। हरियाणा में किसान भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी अब भारत लौट आए हैं अमेरिका की यात्रा से, शायद वो विचार करेंगे। अभी 8 तो आज 8:30 से ज़्यादा का वक्त हो गया, आज हो सकता है कि ना आए, इंतज़ार कीजिएगा, किसी दिन रात को 8 बजे आ जाएं। प्रधानमंत्री जी टेलीविज़न पे आते रहे हैं। अनिल सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। ज़रा बताइए, समझाइए कि क्या यहाँ से और क्लोजिंग कमेंट राहुल गांधी की जो रणनीतियाँ हैं उस पर प्रहार आने वाले समय में हम क्या नरेंद्र मोदी की तरफ से देखेंगे, या वही मछली मटन मुस्लिम लीग और क्या क्या कहते रहे? अभी वो सब नहीं चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं ट्राई वो ये तो आप अब देखिए कि कौन सा निकालते हैं वो, क्योंकि जब से अमेरिका है या जहां भी मौका लगा सब डिस्टॉर्टेड था। मतलब कोई स्टेटमेंट जो है
मतलब राहुल गांधी ने कोई ऐसी गलती कर दी, कई लोगों ने कहा भी कि उनको सावधान रहना चाहिए, उन्होंने जो स्टेटमेंट नहीं दिया वही ये लोग चलाता रहा कि आरक्षण के बारे में हो चाहे दूसरा भी जो था, वो सारे मुद्दे जैसे सिख वाला जो था, लेकिन वो करेंगे, लेकिन उसका हो नहीं रहा। देखिए एक चीज और है, हम लोग थोड़ा सा रीडिंग में ये जो चेंज है, शैलजा जो है कुमारी शैलजा, उनकी जो कम्युनिटी है उनको चीफ मिनिस्टर देखना चाहती है। अभी पहले ही इलेक्शन के पहले वो क्यों अपने को बता दें कि हमको इलेक्शन नहीं, हम चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है, और चाहे हुड्डा हो, सब ये उनकी कम्युनिटी उनको देखना चाहती है। तो ये एक बेटर पॉलिटिक्स है कि सब कम्युनिटी को लगेगा कि लग रहा है क्या कि हमको वोट देना चाहिए, ये भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो इनके लिए वो मतलब मुझको नहीं लग रहा है कि ये इन फाइटिंग उस लेवल का है, बल्कि ये एक होप जगाना है अपने लोगों को के भीतर भी। तो मुझको नहीं लग रहा कि स्ट्रेटेजिकली कोई रॉन्ग चल रहा है इसके कांग्रेस की तरफ से। ये जरूर है कि जो तरीका है उसमें जरूर उनको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात आप समझ लीजिए कि मतलब मेरा जो अंदाजा है, इलेक्शन हो रहा है राहुल गांधी के नाम पर, और उधर मोदी जी है नहीं, तो राहुल गांधी अकेले कैंडिडेट है, वहां पे कोई मैदान नहीं है। अब मुझको तो कोई मतलब ये ज्यादा लगेगा लोगों को, अलग अलग लोकल इक्वेशंस पे जरूर वोट जाएंगे, लेकिन ये जो है इलेक्शन एक सोलो इलेक्शन है। अभी एक और रैली 2 रैली हो जाए इनकी मोदी जी की, तब आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगा कि कितना रिस्पांस है। और उनका जो अमेरिका में जिस तरह की यात्रा रही, मतलब फ्लॉप ही समझिए, डोभाल जा नहीं पाए, उनका बाइडेन जिस तरह से उनका स्वागत किया है, ये सारी चीजें भी सोशल मीडिया में आ रही हैं। उसके बाद उनका कितना जो अपनी जो मोरल पावर है वो कितना रहेगा वहां जाते वक्त, मतलब हरियाणा में चुनाव में, वो भी हमको लग रहा है कि ये है। तो एक लॉस्ट केस जैसा लग रहा है। जी, लॉस्ट केस। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आने वाले समय में देखते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी लौट आए हैं हिंदुस्तान, और अभी मैं विजुअल देख नहीं पाया हूं, हमारी टीम बताएगी कि उनको लेने रिसीव करने बताया जा रहा है कि कोई नहीं गया। हाल चाल ये देख लीजिए, तस्वीर है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा पहले आते थे तो उनको जो रिसीव करने जाते थे तो उनसे वो पूछते थे, खासकर जेपी नड्डा से पूछते थे कि भारत में सब ठीक है ना, हालचाल कैसा है भारत का। आज शायद व्यस्त हैं सभी, इनके जो साथी हैं वो व्यस्त हैं अलग अलग जगहों पे चुनावी सभाओं में। कोई ईद और बकरीद पर गैस सिलेंडर बांट रहा होगा, तो कहीं कुछ और भी बातें हो रही होंगी। जम्मू में, कश्मीर में चुनाव है, और चुनाव हरियाणा में भी है। चुनाव अभी और भी राज्यों में होने हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समय अच्छा नहीं है ये कहें, चुनौतियों भरा है। अच्छा नहीं है ये न कहकर चुनौतियों भरा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे नरेंद्र मोदी, वो कितने पॉलिटिकली वो कुशल हैं, वो आप जानते हैं अच्छी तरह से। चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अनिल जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रवि।